हाय एवरीवन। सो फुल लेंथ टेस्ट में अगर आप एप्टीट्यूड वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको ट्राई करना है जो भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो इसमें अगर आपने एप्टीट्यूड को हाथ तक नहीं लगाया, पढ़ा नहीं है अलग से, सिर्फ केमिस्ट्री में फोकस किया है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट तो देनी ही है, सो दैट आपको समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं जो हर कोई सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ केमिस्ट्री का पार्ट बी और से अटेम्प्ट कर रहे हो, पार्ट ए को हाथ नहीं लगा रहे हो, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा कि 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा ईजी होते हैं, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। और कभी कभी तो जैसे इस बार दिसंबर 19 में हुआ था पेपर में नेट में एप्टीट्यूड बहुत सिंपल आया था, तो आपको बिना देखे किसी भी हाल में लीव नहीं करना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए आपको अटेम्प्ट करनी, सबसे लास्ट पार्ट ए अटेम्प्ट करना, कम से कम हाफ एन आवर, अगर ज्यादा हो गया तो कोई नहीं 15-20 मिनट तो आपको देनी ही है। और ट्राई करना है कि ये बात ना मेरे माइंड में बढ़ा के रखना कि 4 to 5 क्वेश्चंस हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है बिना पढ़े भी। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ना बहुत ज्यादा नॉलेज होने की नीड नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द अर्थ एंड फॉलिंग बैक वर्टिकली। देखो इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ मैथमेटिक्स वाली बात ही नहीं है। अर्थ सरफेस है, यहाँ से किसी ने बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी, ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया ऐसे करके। अब हमें ये पता है कि बॉल ऊपर जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो ऊपर जा रही है ऐसे करके, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आगे रुकेगी वो, और वहां से वापस फिर नीचे आएगी, है ना। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई, जब नीचे उसको फेंकेंगे तो ऊपर जाके एक पॉइंट पे वो रुकने वाली है, दैट मींस उसकी स्पीड 0 होने वाली है, स्पीड 0 होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना क्वेश्चन, एक चीज को फेंक के देख लो ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर जाएगी ना स्पीड स्लो स्टार्ट होगी और एक पॉइंट में जाके 0 जाएगी, ठीक है। ओके, अब 0 हो गई, 0 होने के बाद यहाँ पर 0 ही सपोज, अब क्या होगा, बॉल वापस नीचे आएगी। नीचे आएगा रीजन क्या है, ग्रेविटी है नीचे अर्थ पे, ग्रेविटी की वजह से बॉल वापस नीचे आएगी, स्पीड बढ़ेगी, नीचे आके वापस 0 हो जाएगी। दैट मींस यहाँ से जो स्पीड अपने पास थी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, यहाँ से डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई, एक पॉइंट में खत्म हो गई, वापस से पूरी स्पीड से नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। कौन सा फॉलो कर रहा है ये देखो, यहाँ पर अपने पास ये टाइम है, ये स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है, ठीक है। तो देखो पहले बॉल की स्पीड हमने मैक्सिमम स्पीड से फेंका, उसको एक पॉइंट पे जाके 0 हो गई, वापस से इंक्रीज हो गई, नीचे तरफ आएगी। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ये वाला देखोगे। इनमें प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में, इनमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो इन्होंने स्पीड को सिर्फ इस वाले ऑप्शन में देखना, ये वाला पार्ट ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्पीड को दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है और लास्ट में डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई, किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर आओ, इस वाले केस में बहुत ज्यादा टाइम तक 0 रही है स्पीड, जो कि पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 0 रहेगी, वापस नीचे आके इंक्रीज करनी स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी यहाँ पे आगे परमानेंट 0 हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, डायरेक्टली मार्क कर सकते हो ऑप्शन नंबर 1। अब अगर आप ये वाले क्वेश्चन भी नहीं देते ना पेपर में, डायरेक्टली छोड़ के आते हो, तो आप खुद छोड़ रहे हो अपने मार्क्स को, ध्यान रखना। 4-5 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स बायोलॉजिस्ट आर थ्राइस एज मेनी एज केमिस्ट। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो केमिस्ट का थ्राइस है, यानी कि 3 टाइम्स है, ठीक है। वेयर एज द फिजिसिस्ट आर ट्वाइस एज मेनी एज बायोलॉजिस्ट, ये आपको गिवन है। इफ देयर आर 5 केमिस्ट, अगर केमिस्ट 5 हैं, आपको बताने हैं कि टोटल कितने रिसर्चर्स हैं यहाँ पे ग्रुप में, सही है। अब एक चीज देखो, आपको सी की वैल्यू दी 5 है, यहाँ पे पुट कर दो, उसको उठा के क्या हो जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल टू 3 into 5 यानी कि 15। तो हमारे पास बायोलॉजिस्ट आ गए हैं 15, केमिस्ट है 5, यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या जाएगा, फिजिसिस्ट विल बी इक्वल टू 2 into 15 यानी कि 30। आपको निकालने टोटल कितने रिसर्चर्स हैं, तो केमिस्ट प्लस बायोलॉजिस्ट प्लस फिजिसिस्ट कितना हो गया अपने पास 50, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको ढूंढना है बस ये क्वेश्चन, हो सकता है स्टार्टिंग में मिल जाए, लास्ट में मिले, लेकिन आपको पक्का मिलेंगे, आपको पक्का ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगने वाले, सिंपल क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज बिटवीन। आपको 2 पेयर्स, मतलब एक पेयर दे रखा है, उनमें से आपको बताना है स्मॉलेस्ट डिफरेंस किसके बीच में है। देखो सपोज करो ए और बी की बात कर रहे हैं, डिफरेंस आप ऐसे निकाल सकते हो, बी माइनस ए करके तो भी डिफरेंस आएगा, ए माइनस बी करोगे तो भी डिफरेंस आएगा, है ना। तो जो मन करे वो ले लेना। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करूँ, ए माइनस बी करके निकालूंगी, यानी कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करूंगी। तो फर्स्ट नंबर है 1 into 10 to the power 23, लिखते हैं 1 into 10 to the power 23। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, माइनस 1 into 10 to the power minus 23, वन तो भूल ही जाओ। यहाँ पर आते हैं, एक चीज देखो, मैं वो केमिस्ट्री में हमेशा बोलती हूँ, जब भी हमें अप्रोक्सीमेशन लेना होता है हम प्लस या फिर माइनस में लेंगे, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक है। अगर कहाँ पे यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, इसको ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि 10 की पावर 23 बहुत बड़ा नंबर है। याद करो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23, कितना बड़ा नंबर होता है ये, है ना। तो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, इसको नीचे ले आओ तो जाएगा 10 to the power 23। अब ये जितना भी बड़ा नंबर होगा, ये वाला नंबर 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बहुत छोटा नंबर आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा। तो इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेटली दूंगी 10 to the power 23 के ही इक्वल, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इतना ज्यादा है। आपको स्मॉलेस्ट डिफरेंस बताना है, ये बात थी ऑप्शन नंबर 1 की। अब हमारे ऑप्शन नंबर 2 पे 10 to the power minus 23 है, इसमें से माइनस करेंगे हम बी को, बी कौन सा है, -1 वर्ग में हटा रही हूं यहाँ से, -1 into 10 to the power minus 23, ये होगा डिफरेंस। ए माइनस बी, माइनस तो माइनस प्लस हो गया ना, ये हटाया, इसको मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पर, ये इनका डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे ये चीज देखना, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 2 into 10 to the power minus 23, क्लियर है। अब एक चीज देखो, सिंपल देखना, अगर मैं लिख रही हूँ 0.0001, ये है, इसको अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से, है ना, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रहेगा, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका डबल, ये नंबर बहुत छोटा है, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे करके लिख लो,
ऐसे ये नंबर बहुत छोटा है, 2 से मल्टीप्लाई करने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर आपको वैसे बहुत छोटा है, 1 को हम डिवाइड करें इतने बड़े नंबर से। एक बार ऑप्शन 3 देखकर आएंगे, फिर देखेंगे कितना छोटा है ये। 3 वाला देखो, 10 टू द पावर 23 में से माइनस करना है हमें, फिर से 10 टू द पावर 23 प्लस का हो गया, इस बार ये है 2 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है डिफरेंस। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, 10 टू द पावर 23 माइनस माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 23, ये हो गया 10 टू द पावर 23 प्लस 10 टू द पावर माइनस 23, ये हमने लिखा, प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 23 लिखा इसको। ये बहुत छोटा नंबर है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट लिखूंगी 10 टू द पावर 23 के। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो बहुत बड़ी वैल्यूज दे रहे हैं, इनको तो इग्नोर मारो, आंसर हो नहीं सकते। हमें चेक करना है 2 और 3 में डिफरेंस है इतना, ये नंबर बहुत बड़ा है, देखो इससे भी बड़ा हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई होके, और ये सबसे छोटा है, देख रहे हो, तो ऑप्शन 2 मार्क करेंगे, डायरेक्टली मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा, 0.00 बहुत बड़ा आएगा, कैलकुलेटर में लिख के देखो, सॉल्व भी नहीं करेगा कैलकुलेटर इसको, बहुत छोटा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, तो आपको यहाँ पे एक पेपर कौन गिवन है जिसकी हाइट है कैपिटल H, जिसकी रेडियस है, रेडियस क्या है यहाँ पे मैं वापस बनाऊंगी एक बार इसको, हमने ऐसे बनाई, बस कौन गिवन है, यहाँ से आपको रेडियस देखिए ये R है, ठीक है, हाइट ये वाली, ये आपकी कैपिटल H है, ये क्या होती है, कौन की स्लैंट हाइट, यानी उसमें लिखते हैं कैपिटल L, हमने खुद से लगा लिया कि स्लैंट हाइट को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, जो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है, यहाँ से इसको उनको कट कर दिया गया, और कट करने के बाद इसको ओपन कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से सीधे से इसको पूरा, तो क्या होगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक सेक्टर दिखेगा सर्कल का, ऐसे, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल का सेंटर, इसको यहाँ से कट कर दो, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो बेसिकली जब आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको ओपन करोगे ऐसा दिखेगा ये, है ना, अभी ठीक है। अब एक चीज देखना है यहाँ पर, आपका इसको पूरा ऐसे दिखाओ, इतना ही बड़ा दिखाओ इसको, ऐसे ऐसे, सही है। इसको हम बोले थे कि हमारे पास ये आर्क है, हम सर्कल में इसको आर्क बोलते हैं, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया L से। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ है। अब इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं, ऐसे करके कंप्लीट बना दूं, क्या होगा, ये सर्कल है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका रेडियस, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ से यहाँ तक क्या इसका रेडियस, मैं इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरा ये भी r है और ये भी r है, क्योंकि है तो ये पूरा सर्कल बन सकता है ना, इससे इन्होंने बोला सेक्टर है सर्कल का, ऐसे हमने रिप्रेजेंट करा। ओके, अब एक चीज देखो, इसी चीज को अगर आप फोल्ड करोगे तो ये कौन बन जाएगा वापस से, और ये सेक्टर जैसा दिख रहा है हमें, दैट मींस जो इसकी स्लैंट हाइट है, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, एक चीज देखो ध्यान से देखना, जो ये वाली हमारे पास r है, ये इसकी रेडियस है वैसे सर्कल की, और यहाँ पर ये स्लैंट हाइट है कोन की। अगर हम सेक्टर की बात करें, यहाँ पर ये एंगल होता है थीटा, एंगल है थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू L by R, थीटा हो जाएगा L by R। ओके, अब ना देखो, आपने इसकी बात अलग से कर ली, इसकी बात अलग से कर ली, अब बारी है इन दोनों को रिलेट करने की, कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपको वो देखना है। अगर मैं इसको फोल्ड करके वापस से कौन बनाऊं, तो क्या होगा, जो ये वाली हमारे पास है, जो हमारे पास ये आर्क है, यही थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, इसको क्या करेंगे, वापस थोड़ा छोटा कर दो, ऐसे बन जाएगा, कुछ ये ऐसे बनेगा, तो ये सर्कल से क्या बन रहा है, यही वाली आर्क फोल्ड होकर सर्कल बनेगी, है ना, दैट मींस सर्कल की बाउंड्री यानी कि इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है 2πr, यानी कि जो पेरीमीटर है ये, और जो हमारे पास ये आर्क है लेंथ L, ये सेम है, तो मैं 2πr को लिखूंगी L के इक्वल, सही है इतना। ओके, अब एक चीज देखो, 2πr किसका, ये वाला, ये बना ना वापस, इससे यही तो बनेगा, तो यहाँ पे r हम कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, L को लिखूंगी यहाँ पे 2π और कैपिटल R, क्योंकि हम सेक्टर से वापस कौन बनाने का ट्राई कर रहे थे, तो ये हो गया 2πr, नीचे क्या है r, यहाँ पर है r। ओके, अब एक चीज देखो, जो हमारे पास आपको स्लैंट हाइट दिख रही है, जो इसकी रेडियस है, ये वापस से घूमेगा, कौन बनेगा, तो ये वाली स्लैंट हाइट और ये r सेम है, तो मैं इस r को क्या करूंगी, यहाँ पे L लिखूंगी, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा, उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L कितना हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2πr अपॉन L कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ये आपको दे रखा है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 3, सही है इतना। बस इतना ध्यान रखो, इस वाले कौन का इतना पोर्शन कट करके उसको ओपन करके सेक्टर बना देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाला पार्ट और ये, क्योंकि इसी से बना है, ये इसी से बनाया गया है, ठीक है, और इसको हम ऐसे करके वापस बनाएंगे कौन, तो क्या होगा, ये वाली लेंथ जो ऐसे करके डबल करके वापस बन जाएगी, इसी लेंथ को हम ऐसे दिखा सकते हैं, पेरीमीटर हो जाएगा आपके सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन ना, ये काइंड ऑफ अपने नेट के एग्जाम जैसा ही है। क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, नेट में हम जब भी बात करते हैं तो एप्टीट्यूड के पोर्शन में अगर ना होता है, आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 15। इन्होंने क्वेश्चन में वही देखा, कोई एग्जाम है, एग्जाम में ना अगर आप 15 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो सिर्फ फर्स्ट 15 क्वेश्चन इवैल्यूएट होंगे, बाकी सब सही करो, उनको कुछ देखने वाला नहीं है कोई, सिर्फ स्टार्टिंग के 15 चेक होंगे, ठीक है, ऐसा रूल है हमारे एग्जाम का। जैसे अगर आप नेट में भी मान लो 20 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में, अगर आप 17 अटेम्प्ट कर भी दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ स्टार्टिंग के 15 ही चेक होंगे। ऐसा होता है जब हमारे पास ऑफलाइन पेपर होता था, अब तो ऑनलाइन आप 15 से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। चलो, इसी चीज से रिलेट करना है आपको। अब इन्होंने कहा है कि अगर आपका आंसर सही हुआ, एक क्वेश्चन अगर जो है वो 2 मार्क्स का है, अगर मतलब सही होगा 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो गलत हो गया नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की, जो कि हमारे पास नेट में होती भी है, एप्टीट्यूड में 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जाएगी। अब एक कोई स्टूडेंट मान लो आप भी हो, आपने क्या किया है, आपने कर दिया 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मान लो ये ऑफलाइन पेपर था, आपने एप्टीट्यूड के 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए,
है ना। तो एक चीज तो फॉर श्योर है, आप चाहे 19 करो चाहे 20 कर दो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपके 4 क्वेश्चन लास्ट वाले चेक ही नहीं होने, सिर्फ स्टार्टिंग 15 क्वेश्चन चेक होंगे। तो हमारे पास हम सिर्फ 15 क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के 4 जो आपने करे हैं वो तो चेक ही नहीं होने, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, ना वो नेगेटिव करवाएंगे ना वो कुछ मार्क्स ऐड करवाएंगे। तो किसी स्टूडेंट ने क्या किया, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और अटेम्प्ट करने के बाद क्या हुआ, सिर्फ 15 नंबर आए हैं। तो एक चीज तो फॉर श्योर है, उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसके लास्ट के 4 तो चेक ही नहीं होने, स्टार्टिंग के 15 चेक होने। तो हम ये मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन उसने करे थे, इसमें से उसके 15 मार्क्स आए हैं। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए थे। ये तो क्लियर है ना कि यहाँ पे लास्ट मैंने 4 तो इग्नोर मार दी, क्योंकि तो चेक ही नहीं होने, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसको 15 नंबर मिले हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर उसके सारे क्वेश्चन करेक्ट होते, इफ ऑल आर करेक्ट, यानी कि उसके 15 के 15 क्वेश्चन अगर करेक्ट होते तो उसको कितने मिलते, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उसको मिलते 30 मार्क्स। स्टूडेंट को मिलने चाहिए थे 30 मार्क्स, कितने मिले हैं, 15 मिले हैं। कितने गायब हो गए, 15, यानी कि उसके 15 मार्क्स जो है वो कट चुके हैं, 15 मार्क्स कट चुके हैं, है ना। अब एक चीज देखना, ये जो 15 मार्क्स उसके कट हुए हैं, इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और साथ में 2 मार्क्स भी होंगे क्वेश्चन के। कैसे, देखो एक ना सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। मान लो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सही हो गए, कितने मार्क्स आएंगे, 4, अगर ये 2 नंबर का है तो। एक गलत हो गया, एक सही हुआ है, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपके मार्क्स आने चाहिए थे 4, अब एक सही हो गया एक गलत हो गया, अगर सही हुआ तो क्या होगा, वहां पे 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो गलत हुआ है उसकी वजह से 0.5 मार्क्स और कट होगा, कितने मार्क्स आएंगे, 1.5 मिलेंगे आपको। जहां आपके 4 आने चाहिए थे वहां पे आपको सिर्फ 1.5 मिले। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके 2.5 मार्क्स कट हो गए। अब क्वेश्चन एक ही गलत हुआ है, लेकिन 2 के साथ वो 0.5 को भी लेके गया ना साथ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे बात करें 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स गायब हुए हैं, तो इसमें जितने मार्क्स का क्वेश्चन था उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी। तो अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है ना, तो आपके 2.5 मार्क्स जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। बस ऐसे देखो कि आपके ना 15 मार्क्स चले गए, आपके गए हैं 15 मार्क्स, है ना। तो एक क्वेश्चन जब जा रहा है तो वहां पे 2.5 मार्क्स गायब हो रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि 15 मार्क्स जब गायब हुए तो कितने क्वेश्चन गए होंगे वहां से। कैसे देखें, हमने 2.5 से डिवाइड करना, कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए होंगे, सही है ना। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ 2.5 मार्क्स गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए 5 मार्क्स चले गए, 1 से 2.5 मार्क्स जाएंगे, 2 से 2 इंटू 2.5, 3 से 3 इंटू 2.5, 4 से ऐसे करके जाते रहेंगे, है ना। हम चाह रहे हैं कि कितनी गलत हो, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, इससे कितना जाएगा 15 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाओ यहाँ से, ऊपर लगा दिया मैंने 10, 5 2 5 5 5 1 कितना 6। अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो आपके 15 मार्क्स कट गए होंगे। तो अटेम्प्ट किए थे 15, उसमें से 6 चले गए, कितने बचे 9, यानी कि 9 करेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। सिंपल है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ना ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस भी आपको नेट में फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाते हैं। अब देखना इसको, ये ना वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी, बट एक चीज देखते हैं। आप ऐसे ना अज्यूम कर लो कि जो ये वाली लाइन लिखी गई है, ये आपकी मम्मी जो है आपके पापा को बोल रहे हैं। हमने यहाँ लिखा आपकी मम्मा है जो आपके पापा को बोल रही है, ये वाली बात आपके पापा को बोल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप हो, देखो ये मान लो, मैं कुछ समझाने का ट्राई कर रही हूँ सिर्फ। ये मान लो कि आपके पापा ने क्या करा, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ठीक है। सपोज आपके पापा अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपकी मम्मा उनको इनडायरेक्टली समझाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप ना, मतलब वो समझाना चाह रहे हैं ऐसे कि आप ना अपने मम्मी पापा के एक ही बच्चे हो, मतलब समझ इनके पेरेंट्स के। तो वो बोल रही हैं द फादर ऑफ माई बायोलॉजिकल सन, आपकी मम्मा के बच्चे कौन हुए, आप, इसके फादर यानी कि इनडायरेक्टली आपके पापा, ठीक है, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। ये वाली बात आपकी मम्मा आपके पापा को बोल रही है, तो सही बैठी है बात। द फादर ऑफ माई बायोलॉजिकल सन, यानी कि खुद आप ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड हो, सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसे को समझ लो, ठीक है ना। यानी कब साइड बैठेगी, अगर कोई लड़की या फिर कोई लेडी बोलती है तो इसलिए मार्क करें ऑप्शन बी। अज्यूम करके ट्राई करना, इमेजिन करना, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7। 3 मेटल क्यूब्स हुज डायगोनल्स आर, आपको गिवन है 3 मेटल क्यूब्स के, क्या बताना है, उनको मेल्ट किया गया, एक नया क्यूब बनाया गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको नए वाले क्यूब की साइड बतानी है। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी अगर आप ये वाला क्वेश्चन छोड़कर आए, दैट मींस सारे सॉलिड स्टेट जो मैंने पढ़ा है सारा सब पे पानी फेर दिया आपने, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमने कितनी बार क्यूब बनाया है, कितनी बार उसका डायगोनल निकाला है, बॉडी डायगोनल निकाला है, फेस डायगोनल निकाला है ना। तो ये तो बहुत सिंपल पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 क्यूब है, पहले 3 क्यूब थे, 3 क्यूब है, ठीक है। डायगोनल पहले वाला कितना है, √3, इसका डायगोनल है √3, ये वाला डायगोनल कौन सा है, बॉडी डायगोनल ये वाला कितना है, √3 है, डायगोनल दे रखा है √3। इसको मैं रिलेट करूंगी सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में हम यूनिट सेल लेते हैं क्यूबिक वाली, हम बोलते हैं हमारा क्यूब क्या है, साइड कितनी है क्यूब की, साइड है a, है ना। तो फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल होता है √2a, सही है, निकाला हमने क्लास में। ऐसे ही बॉडी डायगोनल क्या होता है क्यूब का, बॉडी डायगोनल होता है √3a, ये तो हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, ओके। अब इन्होंने कहा जो हमारे पास फर्स्ट वाला क्यूब था ना इनका, एप्टीट्यूड वालों का, इन्होंने कहा है कि हमारा जो क्यूब है ना उसका डायगोनल है √3। तो साइड निकाल के बता दो कितनी होगी इसकी। हमें ये पता है कि हमारा डायगोनल का जनरल फॉर्मूला होता है √3a, ये क्या है यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब, ये क्या है साइड ऑफ द क्यूब।
किसके इक्वल दे रखा है, √3 के इक्वल, दैट मींस ए कितना है, √3/√3 यानी कि 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्यूब गिवन है ना, इसकी साइड है 1, कुछ भी होते हैं मीटर सेंटीमीटर कुछ भी रहने में फर्क पड़ता है, 1 है बस, साइड कितनी है 1 यूनिट, सही है। इसके बाद जो सेकंड वाला क्यूब है उसका डायगोनल दिया है 6√3, यानी कि 6√3 किसके इक्वल है, √3 ए के इक्वल, जो डायगोनल तो ये होता है ना, ए निकालो, ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब इसकी साइड है 6। ऐसे ही 8√3 को इक्वेट कर दो कैसे, √3 ए से, ए कितना आएगा, 8 आ जाएगा, मतलब इसकी साइड है 8। इतना तो क्लियर हो गया, ओके। अब क्या करा इन्होंने, इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट कर दिया, इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक नया क्यूब बनाया। तो पूछ रहे हैं कि नए वाले क्यूब की साइड कितनी होगी। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब किसी चीज को मेल्ट करते हैं और बिल्कुल सेम, कोई वेस्टेज नहीं होती है, हमने देखो यहाँ पे कोई वेस्टेज का मेंशन नहीं कर रखा कि कोई भी जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हुआ है, दैट मींस जितना मेल्ट होने के बाद जो भी मटेरियल था उसको उठा के पूरा क्यूब बना दिया गया, कोई वेस्टेज नहीं हुई है यहाँ पर। तो आप ध्यान रखोगे, अगर जैसे मेल्ट किया उससे कुछ नया बनाया है तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज हो जाती है बात, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहेगी, ओके। क्या करेंगे, क्या करना है आपको, इन तीनों की वॉल्यूम निकालो, ऐड कर लो, वो किसी को आएगी, नए वाले क्यूब की वॉल्यूम इक्वल आ जाएगी। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए क्यूब, यहाँ पे ए कितना है 1 है, यानी कि 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब। ये हमारे पास फर्स्ट क्यूब की वॉल्यूम, ये सेकंड क्यूब की वॉल्यूम, ये थर्ड क्यूब की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, जो नए वाला क्यूब है उसकी वॉल्यूम के इक्वल। उसको हमने मान लिया साइड किया, उसकी ए है साइड, सपोज इसका क्यूब, नए वाले क्यूब की साइड है ए, कैपिटल ए, वॉल्यूम कितनी ए क्यूब, निकालो। ये हो जाएगा 1 प्लस 216 प्लस 512 इज इक्वल टू ए क्यूब, ऐड कर लो, आएगा 729 इज इक्वल टू ए क्यूब, and therefore a is equal to 729 to the power 1/3। किसका क्यूब होता है ये तो हमारे पास 9 का क्यूब, कितना है आंसर 9, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 देखते हैं, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स का क्वेश्चन है, 11 12 में कहीं कुछ पढ़ा हुआ याद है तो ठीक है, मार्क कर देना ऑप्शन बी, वरना 20 में से 15 करने होते हैं। आप 5 to 7 भी कराओ, बहुत खुश हूं मैं, तो इतनी करके आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, what is the area of the figure shown below assuming all the small triangles to be equilateral triangle of side s। जितने भी छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं सबकी साइड s है, एक ये हो गया छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये हो गया, 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 ठीक है, ओके। इसकी साइड सारी क्या है, s s s, यहाँ लिखो इसकी भी क्या है, s s, ठीक है। अब ना इसको कंसीडर करो, बड़े वाले ट्रायंगल को हमें निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस बड़े वाले ट्रायंगल की, जो कि ये है, साइड कितनी होगी इसकी, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो हम ये सारा एरिया निकाल रहे हैं एक साथ, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है, देखो ये और ये कितनी है, s प्लस s प्लस s कितना हो गया 3s, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है 3s, तो एरिया कितना होगा √3/4 a का स्क्वायर, यानी कि 3s का स्क्वायर, ठीक है। ये हम इसका निकाल लिया। इसके अलावा अपने पास 3 छोटे वाले ट्रायंगल बच गए हैं, इसके अलावा अपने पास ये वाले 3 ट्रायंगल बच गए, एक तो ये, एक ये और एक ये, है ना। इन छोटे वाले ट्रायंगल का क्या है अपने पास, साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल कितनी है, s s s, यानी कि s है, ठीक है। इतना एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा √3/4 s का स्क्वायर, है ना। हमें निकालना है पूरे फिगर का टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द फिगर विल बी इक्वल टू जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसका एरिया, यानी कि √3/4 3s का होल स्क्वायर प्लस छोटे वाले 3 ट्रायंगल बचे थे इसके अलावा फिगर में, तो 3 ट्रायंगल, एक का एरिया कितना है √3/4 s स्क्वायर। अब कर लो सॉल्व, 9 इंटू √3/4 s स्क्वायर प्लस 3 √3/4 s स्क्वायर, एल से आ जाएगा 4, 9 प्लस 3 12, 12 √3 s स्क्वायर, 4 1 4 3 यानी कि 3 √3 s स्क्वायर, मतलब ऑप्शन 1 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड देखते हैं, the following are the 3 positions of a dice with numbers 1 to 6 written on its faces, then the number 6 appears on the face opposite to that of 6 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है डाइस का, आपको ये बताना है, ठीक है। एक बार इन दोनों को कंपेयर करके देखो, 1 2 को, यहाँ पर अपना 2 और 5 कॉमन है, क्या समझ में आया यहाँ से कि जो 1 है 1 4 के ऑपोजिट होगा, 1 और 4 आपस में ऑपोजिट फेसेस पर हैं। अभी कंपेयर करो 1 को और इसको, इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर 2 और 1 है साथ में, 2 और 1 साथ में है, 5 और 3 अलग है, दैट मींस 5 और 3 आमने सामने होंगे। ये टाइप के 6 नंबर होते हैं, हमें पता है 1 के ऑपोजिट 4 है, 5 के ऑपोजिट 6 के ऑपोजिट कौन होगा, क्या बचा 2 बचा, मार्क करो ऑप्शन ये वाला। 11th क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 10 नंबर्स 10 11 12 ना, इनका जो प्रोडक्ट है इज डिविजिबल बाय 10 to the power x, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, आपको बतानी है कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है x की। तो इन सब का प्रोडक्ट है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 to the power x। एक बार तो हमने ये लिखी है जो कि पेपर में लिखने की नीड नहीं है, डिवाइड बाय 10 to the power x। एक चीज देखो,
जब भी कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तो उसमें बोल सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास 10 में से ना सकते हैं 5 into 2 करके, है ना। तो मैं काम करेंगे इनमें से ना 5 और 2 जितने हैं वो ढूंढ के लाएंगे। जैसे 10 जो है ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे, फिर काम कर लो इसको भी 5 into 2 की फॉर्म में लिख दो। हमने 10 को लिखा 5 into 2। आप 11 को 5 into 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इसको भूल जाओ, सब कुछ काम नहीं है। यहाँ पर है 12 पे, 12 पे हम लिख सकते हैं 2 into 2 4, 4 3 12। 12 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। 19 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, फिर है 20 पे। 20 वाले केस में लिख सकते हैं इसको 10 into 2 और 10 को मैं लिख दूंगी 5 into 2। 23 प्राइम नंबर हटा दो उसको 25, 5 into 5, 33 प्राइम नंबर हटा दो, 35 को लिखेंगे 5 into 7 और ये 5 into 10 और 10 को मैं लिखा 5 into 2। ऐसे हमने बनाया। क्या करोगे अभी 2 की पावर चेक करो कितनी है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ऐसे 5 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ओके, तो अभी हमें है 10 to the power x। हमें 10 बनाने हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6 है 2 और 6 5 मिलेगा, यानी 10 डालेंगे, यानी कि हमारे पास हमें 6 10 मिलने वाले हैं और एक 5 एक्स्ट्रा रहेगा जो कुछ काम का नहीं है, उसको हटा दो। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू वैसे कितनी हो सकती है 6 हो सकती है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन 3। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शोज द ग्रोथ ऑफ अ सैपलिंग टू अ मैच्योर ट्री। आपको ध्यान रखना है सैपलिंग और सीड में डिफरेंस होता है। सीड की हाइट 0 होगी, हाइट 0 है। सैपलिंग मतलब प्लांट बोल लो आप, बहुत छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं उसको स्टार्टिंग में, जैसे मान लो इतना सा भी तो भी चलेगा। मतलब मेन पॉइंट ये है कि अगर आप हाइट को टाइम के साथ देखोगे तो आपकी सीड की हाइट 0 होती है, सैपलिंग की हाइट 0 नहीं होती। तो ये वाला ग्राफ पूरा गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट 0 है, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था, ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे उसकी हाइट कितनी 0 है। इन्होंने सीड नहीं दिया, क्वेश्चन सैपलिंग दिया है, हट गया ये वाला ऑप्शन। अब देखो, अगर कोई ट्री है जो बड़ा होना स्टार्ट होगा, बढ़ेगा जब वो, तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है? इन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी यहाँ पर हाइट इतनी सी है पहले उसकी, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम पे आके डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। कैसा होता है कि पेड़ पहले बढ़ना स्टार्ट होगा, वापस आके डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं होता, हटा दो उसको। इसके बाद हाइट की बात हो रही है, यहाँ पर एक बार लास्ट वाला देखो, यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट किया, इतना बढ़ने के बाद हाइट डिक्रीज हो रही है, कम होता जा रहा है, बार बार लास्ट में खत्म हो गया। ऐसे कभी देखिए पेड़ की ग्रोथ पहले बड़ा हुआ इतना, लास्ट में खत्म ही हो गया, नहीं हो सकता, हटा दो उसको। आंसर होगा सैपलिंग था, इतनी हाइट थी, मान लो कितनी हो सकती है, 0 नहीं है, लेकिन स्टार्ट हुआ यहाँ से और फिर बढ़ता गया बस खत्म, मार्क कर दो। 13th क्वेश्चन, कोई बंदा है एक्स, उसने कोई घर खरीदा है प्राइस पे, कितने प्राइस पे? प्राइस फ्री पे, और बेच दिया वाई को 10% के प्रॉफिट पे। कैसे करेंगे हम ना, ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो एक्स है उसने अपना हाउस बाय करा है 100 रुपीज का, सपोज, ठीक है, 100 रुपीज का बाय करा है, उसने वाई को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि कितने का बेचा होगा 110 का, क्योंकि 100 का 10% होता है, 10 ही होता है ना, तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसने उसको 110 में बेच दिया होगा। फिर क्या हुआ, वाई ने क्या किया, एक्स को वापस बेच दिया, वो सेम हाउस वापस बेच दिया, कितने का, उसको लॉस हुआ 10% का। वाई को जब उसने वापस एक्स को दिया तो 10% का लॉस हुआ है। कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 110 कितना होगा, 10 by 100 into 110, कट कर दो इसको, कितना है 11, यानी कि उसको बेसिकली 11 रुपीज का लॉस हुआ है। इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी कि उसने 99 रुपीज में वापस एक्स को दिया होगा। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सही होगा, आपको निकालें किसका प्रॉफिट हुआ किसका लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे वापस देखना स्टार्ट करेंगे, एक्स ने घर बाय करा था 100 रुपीज का, इसने वाई को दे दिया 110 का, कितने का प्रॉफिट हुआ इसको, इसको प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज का, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर आए हम, जो चीज एक्स ने 100 रुपीज की ली थी वो इसने 110 की ली है, तो इसका लॉस हो गया 10 रुपीज का यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने वापस इसको दी, किसको, एक्स को। अब जो सेम चीज है जो जिसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज का, प्राइस कितना 100 रुपीज है, वो एक्स को मिल गया 99 में, एक्स को मिल गया 99, तो क्या हुआ, एक रुपये का प्रॉफिट हो गया +1, दैट मीन्स 11 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है किसको, एक्स को, एक्स को प्रॉफिट हुआ है 11 रुपीज का, ठीक है। और 100 का 11 क्या 11% ही तो हुआ, यानी कि हम मार्क कर देंगे ऑप्शन 1 कि जो एक्स है उसको प्रॉफिट हो गया है 11% का। क्वेश्चन 40 तो सिंपल है, जैसे स्टेट का गवर्नर होता है ऐसे ही नेवी का एडमायरल होता है। 15th क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मैथ्स जैसा कुछ है भी नहीं। एक राउंड टेबल है, ये राउंड तो नहीं बनी, मान लो ये राउंड टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 चेयर्स रखी हुई हैं जिनका नंबर क्या है 1 to 7 डाल रखा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर नंबर 5 से स्टार्ट किया, एक बंदे ने क्या करा है, टेबल को एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है टेबल के, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि 41 चेयर्स क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट चेयर कौन सी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। ये चीज देखो, जब ये 7 चेयर्स क्रॉस करेगा वापस यहाँ पहुंच जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाली चेयर तो ये है ना, तो 7 क्रॉस करने के बाद वापस यहाँ पर आएगा ये, है ना, तो 7 5 35, यानी कि 35 पे वो यहाँ तक है, इसको 1 मान लो, चेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 क्रॉस करने के बाद ये वापस यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 41 चेयर को क्रॉस करना है, तो 35 क्रॉस करने के बाद कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। इस नेक्स्ट चेयर कौन सी है 5, मार्क कर दो ये, या फिर ऐसे नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होता, काउंट ही कर लो, 1 2 3 4 ऐसे भी कर लो, 41 तक काउंट करना, यहाँ तक पहुंचोगे, नेक्स्ट कौन से 5 है। 16 क्वेश्चन,
अ गर्ल इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड टू कैच अ बस व्हिच इज स्टेशनरी। कांस्टेंट स्पीड पे भाग रही है कोई बंदी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे भागी मतलब स्पीड है कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, देखो डैश जो है अपने पास रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ अ गर्ल, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, ये नहीं होता आंसर, इन दोनों में से कोई होगा। इन्होंने कहा बस क्या है, स्टेशनरी है, मतलब बस स्टार्टिंग में मूव नहीं कर रही थी, जैसे ही वो बंदी पहुंची बस के पास, बस निकल गई, मतलब चली गई वहां से, ठीक है। ओके, यहाँ पर जब वो स्टार्टिंग में जब वो बंदी भाग रही है तो क्या होगा अपने पास, बस बेसिकली रेस्ट पर है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इस वाले केस में देखो ये रेड इसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी, कुछ टाइम वो रेस्ट पे रहेगी ना, तो यहाँ पे देखो रेस्ट पे है, इतने टाइम तक वो उसकी स्पीड 0 है, फिर बढ़नी स्टार्ट हुई, तो मार्क करेंगे ऑप्शन बी। 17th इजी क्वेश्चन है बहुत। पहले ये अल्फाबेट्स को देख लो, डी पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ आ गया, देखो फिर यहाँ से नेक्स्ट पे चला, कहाँ जाएगा नेक्स्ट फिगर में, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, नेक्स्ट में जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा ना, यानी कि इस वाले कॉर्नर पे हमें डी देखने को मिलेगा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। आगे इस बोल को देखो, पहले यहाँ पर है, नेक्स्ट में यहाँ पहुंच गई, नेक्स्ट में यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी, दोनों में सेम दे रखी है। एरो देखो नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये 18th क्वेश्चन। आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक काम करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं उठा के अलग से लिख रही हूँ, इतने पोर्शन को उठा के मैं यहाँ दिखा रही हूँ ताकि हम प्रॉपर्ली काउंट कर पाए। तो मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पर, ये ठीक है, ऐसे दिखाया हमने। हमें काउंट करने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर हम सिर्फ इतने वाला पोर्शन होगा मेरे पास, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, 2 गए, और ये पूरा, इसमें है 3 ट्रायंगल्स। यहाँ पर देखो नीचे वाले पोर्शन में ये 1, ये 2 और ये पूरे कितने हो गए 3, यानी कि 3 + 2 = 6। तो हम ये कहेंगे इतने पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 6 ट्रायंगल्स हैं। फिर ये 7 हो गया, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, टोटल कितने हो गए 12 ट्रायंगल्स। लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन 4। 19 देखो, द डिफरेंस, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स आर इन द प्रोपोर्शन 1, 3 and 10। रेशो दे रखा है ना, मैं काम करूंगी, इसको मान लूंगी 1x, इसको 3x, इसको मान लिया 10x, ठीक है। रेशो ये क्या होगा, x कैंसिल होगा, वापस आएगा, ये आएगा ना सिंपल, तो मैं रेशो को मान रही हूँ 1x, 3x, रेशो डाल यहाँ से 10x। अब इन्होंने कहा जो डिफरेंस है, मान लो हमने अगर 2 इंटीजर ले लिए a और b, a और b 2 इंटीजर का डिफरेंस कितना है, 1x है, यानी कि x लिख लो सिंपल। सम कितना है, सम है 3x, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 10x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 2a, ये तो 0 जाएगा, इज इक्वल टू 4x आएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 2x, a इज इक्वल टू 2x। अगर मैं इन दोनों को कर दूं यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस करना, ठीक है, दिस माइनस दिस, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा, कैंसिल हो गया, -2b इज इक्वल टू -2x, यानी कि b इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू x। a और b के बारे में यहाँ रख दो, कितना हो गया, ये a है 2x, b कितना है x, कितना हो जाएगा 10x इक्वल 5, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 5, b हो गया 5, a हो गया 10। मार्क करेंगे ऑप्शन ए वाला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेस, ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स। ये वेन डायग्राम है, कैसे देखेंगे, देखो कुछ हाउसेस जो होते हैं वो ऑफिस हो सकते हैं, मतलब कुछ हाउसेस में ऑफिस बना सकते हैं ना लोग, तो ऑफिस हो सकते हैं, और कुछ ऑफिस में घर हो सकते हैं, मतलब एक तो बात हो गया कि दोनों चीजें सेम जगह पे हो सकती हैं, तो हमने इस तरह से दिखाया। ये अपने पास मान लो ये हाउसेस हो गए, ये ऑफिस हो गए, ये कुछ कॉमन पार्ट दोनों का, और ये दोनों क्या अपने पास, हाउस हो चाहे ऑफिस हो, है तो बिल्डिंग ही ना, तो बिल्डिंग तो अपने पास कॉमन हो गया, मार्क कर देंगे ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट खत्म होता है, आगे देखेंगे पार्ट बी एंड पार्ट सी।